हेलो, अब आ रही है आवाज? हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर, आ रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था, दो टॉपिक देखे थे कल। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की भूमिका, और दूसरा टॉपिक उसमें यह था कि भारतीय समाज पर इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन का। ठीक है, आज भी दो टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक यह है कि ब्रिटिश भारत में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव था। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चनों में यह आता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है या निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट्स है जो कि भारतीय समाज के प्रभाव में दर्शाता है। तो वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन इफेक्ट तो हुआ था, वो सकारात्मक भी हुआ था और नकारात्मक भी हुआ था। तो मैंने ब्रिटिश भारत में या ब्रिटिश शासन में भारतीय समाज पर पड़ने वाला जो प्रभाव था उसको दो भागों में बांटा है। पहला प्रभाव सकारात्मक प्रभाव है और दूसरा प्रभाव नकारात्मक प्रभाव है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा तो ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव है और कौन सा नकारात्मक प्रभाव है। तो जो पहला हमारा जो इस आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो ब्रिटिश शासन की समय या ब्रिटिश शासन के समय भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। तो देखो, आपने देखा कि अंग्रेज यहाँ पर 1757 के बाद उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा, फिर धीरे धीरे उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में उन्होंने राज करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में राज करना शुरू किया और इस प्रकार से 1858 के बाद ब्रिटेन का जो सत्ता थी वो यहाँ पर काबिज हुई। लेकिन जो 200-250 वर्ष वो यहाँ पर रह के गए, उसमें से क्या क्या चेंजेस भारतीय समाज पर आया उसके बारे में आज की क्लास है। तो ज्यादा पॉइंट्स उसमें है नहीं, वैसे भी मौखिक रूप से लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें से याद रखिएगा दो तरीके से प्रभाव हम देख सकते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं और एक नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके आने के कारण भारतीय समाज में जो कुछ कुरीतियां थी, कुछ रूढ़ियां थी, उनको मिटाने में उन्होंने कामयाबी पाई और जिसका प्रभाव आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं। नकारात्मक इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर आधुनिक परिवेश को लाया गया, जिसके कारण जो हमारा सामाजिक जो ढांचा था उसमें कहीं ना कहीं क्या हुई, विघटन पैदा हुआ, इसलिए हम नकारात्मक भी कहते हैं। तो देखो, सकारात्मक प्रभाव को हम लोग देख लेते हैं। पहला है सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़िवादिता में कमी। तो सकारात्मक प्रभाव ये हम इसलिए कहेंगे क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में जो लोग हैं वो कुछ ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी रूढ़ियां हैं, ऐसे उसमें कुरीतियां हैं जिसके कारण मतलब एक मानवीय जो व्यवस्था होती है उसमें कहीं ना कहीं विघ्न पैदा होता था। जैसे सती प्रथा हुई, जैसे बाल विवाह हुआ, जैसे मूर्ति पूजा हुई, ये सब के सब एक तरीके से क्या थी, कुरीतियों में गिना जाता था। इसके अलावा अगर आप और भी देखेंगे तो बंधुआ मजदूरी हुआ, यह हम और देखा जाते हैं। तो जितने भी आज भी कहीं ना कहीं वो वैसे प्रचलित है, वो व्यवस्था जिसको कानून बनाकर अंग्रेजों ने क्या किया, खत्म करने की कोशिश की। उसमें सबसे ज्यादा हम मानते हैं सती प्रथा, फिर मानते हैं हम बाल विवाह, फिर मानते हैं हम विधवा विवाह, फिर मानते हैं हम लोग एक तरीके से जो मूर्ति पूजा वगैरह जो भी है राजा राम मोहन राय ने की। लेकिन ये मुख्य से जो कुरीतियां हैं, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विधवाओं के लिए कोई स्थान अच्छा नहीं था, उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। सती प्रथा में ये है कि अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो उसको उसके साथ में धकेल दिया जाता था, वाइफ को, ये भी एक कुरीति थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुरीतियां थी, अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर क्या किए, कानून बनाए, और कानून बनाकर यहाँ पर क्या किया, उनको दंडात्मक बनाया, जिसके कारण उन कुरीतियों में, उन सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी, रूढ़िवादितां थी, उन सब में क्या आई, कमी आई। तो पहला पॉइंट यहाँ से आता है कि सामाजिक कुरीतियों एवं रूढ़िवादिता में कमी, जो कि भारतीय समाज के लिए एक सकारात्मक प्रभाव है। किसी को कोई दिक्कत है? हेलो, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना इजीली, कि नहीं लिख पाएंगे? हेलो, नहीं आ रही आवाज? लिख सकते हैं। ओके, इतनी देर से बोलते। आधुनिक शिक्षा का विस्तार, दूसरा देखो पॉइंट आता है, आधुनिक शिक्षा का विस्तार। अब यहाँ से ये दो पॉइंट में देखा जा सकता है। आधुनिक शिक्षा का विस्तार वैसे तो सकारात्मक प्रभाव में इसलिए आएगा कि अगर अंग्रेज में भारत नहीं आए होते तो हमारी जो शिक्षा चल रही थी वो गुरुकुल टाइप की शिक्षा चलती थी। हम जंगलों में जाते थे, जो कि प्राचीन काल से हमारा व्यवस्थाएं थी। तो
यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का जो विस्तार हुआ या आधुनिक शिक्षा जो शुरुआत हुई वो हुई अंग्रेजों के आने के बाद ही। अर्थात आधुनिक शिक्षा जो है उसका पहले जो सिर्फ बड़े राजघरानों में ही क्या शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आम व्यक्ति इस शिक्षा को हासिल करने लगा, इसलिए हम उसको कहते हैं आधुनिक शिक्षा का विस्तार। कि आप देखो कि ग्रामीण क्षेत्र तक आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो आधुनिक शिक्षा का जो विस्तार हुआ है वो विस्तार हुआ अंग्रेजों का भारत में आने के कारण या उनके रहने के कारण। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव में आता है, इसमें अंग्रेजी शिक्षा भी आती है, याद रखिएगा। इसमें क्या आती है, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा को हम निश्चित रूप से नकारात्मक मानते भारतीय परिप्रेक्ष्य में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर हम उसको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत को अपनी बात रखने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है उस लैंग्वेज को अंग्रेज हमको देके गए। तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो एक सकारात्मक प्रभाव है जो कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर हमको दिया गया गिफ्ट है एक तरीके से। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़कर, ठीक है, लेकिन यहाँ से हमको ध्यान ये रखना है कि हम सिर्फ भारत की ना सोचें, हम वैश्विक स्तर पर अगर सोचेंगे तो आधुनिक शिक्षा का विस्तार भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव थे। इवन आम व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था, ऐसा उन्होंने ढांचा बनाया था जो कि एक तरीके का क्या था, ये एक आधुनिक शिक्षा का विस्तार है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट आ सकता है कि आधुनिक शिक्षा का विस्तार किस उसमें आता है, सामाजिक प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव में आता है। दूसरा यहाँ से याद रखिएगा कि जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। तो देखो आपने देखा होगा कि भारतीय जो संस्कृति थी, प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी थी। वहां पर महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष बिठाया जाता था, उनको पूजा पाठ में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में जो मुगल काल आते हैं, मुगल काल के साथ साथ जो हम ये कहते हैं कि जो राजपूत काल चलता है उसमें रूढ़िवादिता या महिलाओं को स्थान पूजा पाठ से इनसे दूर करते जाते हैं। तो अंग्रेज आने के बाद उन्होंने सबको बराबर रखा, अर्थात महिला और पुरुष को बराबर रखा। तो महिला सशक्तिकरण का जो कॉन्सेप्ट आया या महिला उत्थान की जो व्यवस्थाएं बोली गई या सोची गई वो पूरी की पूरी आई है अंग्रेजों के नीतियों के कारण, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट भी एक सकारात्मक प्रभाव है भारतीय समाज पर, क्योंकि महिलाएं पढ़ने लगी, जिससे जो परिवार थे वो परिवार टूटने से या परिवार में शिक्षा का विस्तार होने से क्या हुआ कि जागरूकता आई कि महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए। तो आज का अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखो तो भारतीय साक्षरता जो दर है अभी, अगर हम उसमें देखें तो 60% साक्षरता दर भारतीयों की 2011 के अनुसार महिलाओं की है, 80% पुरुषों की है। तो यहाँ से अगर हम इस साक्षरता को देखें तो ये एक सकारात्मक प्रभाव में जोड़ा जाएगा भारतीय समाज के इसमें। तो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का उत्थान, ये पॉइंट भी हम एक सकारात्मक पॉइंट में लेते हैं। ब्रिटिश भारत में ये भी हुआ था, ठीक है। अगला आता है भाईचारा और बंधुत्व का विकास, बंधुता का विकास। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, जरूरी नहीं कि उन्होंने अच्छा किया इसीलिए सकारात्मक प्रभाव आया, उनके बुरा करने में भी सकारात्मक प्रभाव आया। कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों ने उनके शोषण के विरुद्ध खड़े होकर सबने आपस में एक भाईचारा दिखाया, और भाईचारा दिखाने के कारण आपस में एक क्या कर सकते हैं, बंधुता का विकास हुआ। और ये जो विकास हुआ ये बाद में जाकर एक सकारात्मक प्रभाव में हम जोड़ सकते हैं। अर्थात 1857 की क्रांति में क्या हुआ, सब लोग आपस में एक हो गए। निश्चित रूप से उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग आपस में क्या है, जुड़े। तो भाईचारा का विकास भी हुआ और बंधुता का विकास भी हुआ, तो आपस में जुड़े भी सही। और ये सब इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे शोषणकारी नीतियां लागू की जिसके कारण भारतीयों को एक होना पड़ा। तो ये भी तो एक सकारात्मक प्रभाव है। अगर अंग्रेज हमारे साथ शोषण नहीं करते तो हम आपस में मिलजुल के ही नहीं रहते, सब अपनी अपनी रियासतें जो थी उनको संभालते और उनकी जो प्रजा रहती वो आधार पे काम करते रहते। तो भाईचारा और बंधुता का विकास भी भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव है। निश्चित रूप से अंग्रेजों ने शोषणकारी नीतियों के कारण उपजा था, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकता का विकास। तो देखो ये भी वैसा का वैसे ही हम डिफाइन करेंगे, इसको ऐसा डिफाइन करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद। और दूसरा ये है कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई कुछ शोषणकारी नीतियां जो है, जिसमें भारतीय लोग सभी क्षेत्र में क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। सामाजिक क्षेत्र में प्रभावित हो रहे थे, आर्थिक क्षेत्र में प्रभावित हो रहे थे, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावित हो रहे थे। तो सभी के बीच एक राष्ट्रीय एकता बनने लगी। गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे वो सब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद का जो कॉन्सेप्ट था वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। राजा राम मोहन राय जो सुधार शिक्षा का सुधार लेकर आए थे वो इसमें आता है।
दयानंद सरस्वती की जो एक तरीके से सुधार है वो भी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो ये सब के सब राष्ट्रीय एकता का प्रतीक के रूप में उपजा अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण। ये भी भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव है कि सब लोग आपस में मिलकर क्या है एक हो गए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ सब डट कर क्या करेंगे, सामना करेंगे। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना। अगला है सकारात्मक प्रभाव कि प्रेस का विकास हुआ। अगर मान लो अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो अखबारी कागज जो है, मतलब एक तरीके से हम जो प्रेस है जिसे हम अभिव्यक्त कहते हैं, हम किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वो चीज का विकास यहाँ पर नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि जो प्रेस का विकास है जिससे हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर सकता है या सरकार की जो नीतियां हैं वो आम व्यक्ति को क्या कर सके, पता चल सके। मतलब उसमें किसके चीजें छपती है, जो सरकारें चाहती है। तो सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है वर्तमान में अगर देखा है तो प्रेस उसको क्या करता है, उजागर करता है, तो आम व्यक्ति तक उसकी खबर पहुंच जाती है। तो ये प्रेस का विकास भी भारतीय समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव के रूप में गिना जा सकता है और गिना जाता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। एक और पॉइंट इसमें है मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय जो है ये भी एक भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव है। अर्थात कि देखो राजा और रियासतों का तो थे ही सही कि वो सब लोग क्या थे, वो कहीं ना कहीं अपने राज करते थे, लेकिन एक ऐसा वर्ग उभर कर आया जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था धीरे धीरे, नौकरी पेशा वाला जो वर्ग था जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, वो सब के सब जो थे वो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों में गिने जाने लगे और अंग्रेजों की उन पॉलिसीज में वो वहां पर क्या करते थे, सर्विस करते थे। तो उनका एक वर्ग उभर कर आया और उस वर्ग ने ही भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिया। तो एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि उनके कारण कई भारतीय समाज में जो पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो सुधरने लगी। तो एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होना भी भारतीय समाज का एक सकारात्मक प्रभाव में गिना जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से मेंस में आता है कि भारतीय समाज पर ब्रिटिश भारत में पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो इनको आपको डिस्क्राइब करना है, इसमें ज्यादा आंकड़ों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, हम लोग आगे बढ़े। मैं नकारात्मक प्रभाव बताता हूं। एनीवन? नो सर। लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं बिना डाटा के आधार पर, है ना। अब हाँ सर लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या आएगा, क्योंकि निश्चित रूप से सकारात्मक थे तो नकारात्मक भी थे। अंग्रेजों ने कोई अच्छा ही काम नहीं किया था, बुरा काम भी किया था। अब बुरा काम क्या किया कि इन लोगों के कारण क्या हुआ कि एक सामाजिक तनाव पैदा हुआ था। याद रखना, जिसे बोलते हैं हम सामाजिक तनाव में वृद्धि। और सामाजिक तनाव में वृद्धि कैसे हुई थी कि एक तरीके से समाज में इन्होंने जो नीतियां बनाई है, इन्होंने जो एक्ट बनाए, जैसे उन्होंने सती प्रथा एक्ट बनाया, जैसे इन्होंने बाल विवाह बनाया, जैसे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह बनाया। तो इसमें क्या हुआ, जो कुछ रूढ़िवादी जो लोग थे वो समाज में इनका विरोध करने लगे। तो कुछ लोग अंग्रेजों की बनाए हुए उन पॉलिसीज का क्या करते थे, पालन करते थे। तो कुछ जो रूढ़िवादी लोग थे उनके बीच में क्या होती थी, अनबन होती थी। अर्थात इनकी नीतियों के कारण क्या हुआ, समाज में एक सामाजिक तनाव पैदा होने लगा। कुछ लोग बाल विवाह का विरोध करते थे तो कुछ लोग बाल विवाह करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, कुछ लोग सती प्रथा को बढ़ावा देते थे। तो आपस में क्या हुई, कुछ लोग विधवा विवाह जो था उसको गलत मानते थे रूढ़िवादी लोग, जबकि विधवा विवाह को जो अंग्रेजों ने बनाए कानून को सही मानते थे। तो समाज में एक तनाव पैदा होने लगे, दो धड़ हो गए समाज में, कुछ अंग्रेजों की नीतियों को मानने वाले और कुछ नहीं मानने वाले। तो नकारात्मक प्रभाव में हम ये बोल सकते हैं कि एक सामाजिक तनाव में वृद्धि हुई थी। और वो क्यों हुई थी कि इनके द्वारा बनाए गए एक्ट में समाज दो भागों में बटा, और दो भागों में बटने के कारण उनमें आपस में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, इसलिए ये एक सामाजिक तनाव में वृद्धि होना भारतीय समाज में एक नकारात्मक प्रभाव के उसमें गिना जाता है। ठीक है, तो एक फैक्ट यहाँ से ये लिख सकते हैं हम नकारात्मक प्रभाव में। दूसरा फैक्ट है मानवीय संबंधों में गिरावट। मानवीय संबंधों में गिरावट कैसे आई, कैसे डिफाइन करोगे इसको, कौन बताएगा? अजय, मानवीय संबंधों में कैसे गिरावट आई होगी, नकारात्मक प्रभाव कैसा है, कुछ भी बोलो। हेलो, नहीं बोल पा रहे? देखो, हेलो, अजय की आवाज नहीं आई। देखो, मानवीय संबंधों में गिरावट जो आई वो ऐसे आई कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने उद्योग स्थापित किए, और उद्योग स्थापित किए तो भारतीय लोग जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, आज भी ऐसा होता है,
वो लोग उनके उद्योगों में क्या करने लगे, काम करने लगे। अगर वो उनके उद्योगों में काम करने लगे तो वो वहीं जाकर बस गए, और वहीं जाकर बस गए तो गांव से जो उनका लगाव था, जो उनका जुड़ाव था, वो क्या होने लगा, कम होने लगा। इसको बोला गया मानवीय संबंधों में गिरावट। अर्थात जहां जहां भी उद्योग धंधे खुले, लोग वहां से पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद वो जो उनका पैतृक गांव था या पैतृक उनका जो संबंध है वो क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। वो त्योहारों पर जाते थे, कभी कभी ये हो जाता था कि ठीक है त्योहारों पर भी नहीं जाए, तो यहाँ पर क्या हुई, जो गांव का जुड़ाव था उनके प्रति वो कम होने लगा। अर्थात उनके जो सगे संबंधी थे उनसे उनका मोह भंग होने लगा। वो सिर्फ किसको महत्व देने लगे, अपना जो कारखाना था वो, या इसके अलावा जो उनको पैसे मिलते थे उसके आधार पर। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है अंग्रेजों के कारण जो भारतीय समाज में पड़ा था, क्योंकि उद्योग धंधों के कारण भारतीय लोग जो थे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे थे, वो ग्रामीण क्षेत्र से दूर होते जा रहे थे, उनके सगे संबंधियों से दूर होते जा रहे थे, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव में गिन सकते हैं। ठीक है, फिर इसी के एक और पॉइंट इसी में बना सकते हैं हम, संयुक्त परिवार का विघटन। तो देखो भारतीय समाज की तो परंपरा रही है, प्राचीन समाज से रही है कि भारतीय समाज जो था वो हमेशा संयुक्त परिवार में क्या करता था, अपना जीवन यापन करता था। सब संयुक्त परिवार में रहते थे, और उसमें बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया जाता था। बड़े बुजुर्गों के आगे मतलब एक तरीके से किसी की भी नहीं चलती थी, जो उन्होंने बोल दिया वो बात सही होती थी। तो संयुक्त परिवार का विघटन इसी मानवीय संबंधों की गिरावट के बाद ही शुरू होता है, कि जैसे जैसे लोग बाहर निकलने लगे अपने किसी भी तरीके से काम के लिए, कोई नौकरी के लिए चला गया, कोई कारखानों में काम करने के लिए चला गया, कोई मजदूरी करने के लिए चला गया, तो संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदलने लगे। एकल परिवार, माँ बाप, मतलब हम ये कह सकते हैं पिता या एक तरीके से एक कपल के रूप में उसके बच्चे, बस ये एकल परिवार कहलाता है। तो संयुक्त परिवार का विघटन होना भी भारतीय समाज पर एक क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। तो एक हम इसी यहाँ से ये भी जोड़ सकते हैं। फिर अगला आएगा नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्यों में सत्य, अहिंसा, ठीक है, जितने भी आप देख सकते हो आचरण, ये सब के सब इन मूल्यों में पतन हुआ। और क्यों पतन हुआ, कि लोग झूठ बोलना सीख गए। आप देखो सबसे ज्यादा नैतिक पतन तो मोबाइल ने करवाया है। ठीक है, कुछ भी हो, निश्चित रूप से आदमी कितना भी सच्चा हो लेकिन वो झूठ जरूर बोलेगा। समय को लेकर तो झूठ ही बोलता है कि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, वो भले आधे घंटे में आने वाला हूँ। तो ये क्या है, एक तरीके से सबसे ज्यादा नैतिक मूल्य का पतन किसने करवाया, मोबाइल ने करवाया, भले हम अंग्रेजों को दोष दे। तो नैतिक मूल्यों का जो पतन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा झूठ बोलने की जो आदतें आई है लोगों में, वो इसी से आई है। ठीक है, किससे आई है, मोबाइल से आई है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए थे, तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो जब लोग बाहर निकल के चले गए तो उनके जो मूल्य हुआ करते थे, उनके जो आचरण हुआ करते थे, घर का जो परिवेश हुआ करता था, उसमें कभी भी ऐसी शिक्षाएं नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे ही वो बाहर के माहौल में निकले तो अंग्रेज क्या एकल नेतृत्व के रूप में वो थे। तो इस तरीके से हम अगर देखा जाए तो नैतिक मूल्यों का पतन भी भारतीय संस्कृति में नकारात्मक प्रभाव में गिना जा सकता है। ठीक है, अगला फैक्टर यहाँ से याद रखिएगा जो नकारात्मक के रूप में हम लोग गिनेंगे, वो है कि पाश्चात्य संस्कृति का दौर शुरू हुआ। पाश्चात्य संस्कृति का दौर शुरू हुआ अर्थात पश्चिमी संस्कृति का क्या हुआ, यहाँ पर आगाज हुआ कि हम लोगों का कपड़े पहनने का तरीका बदल गया। हम लोग टाई कोट पहनने लगे, हम लोग आज और नया तरीका आ गया, नई नई ड्रेसेस आ गई। तो पाश्चात्य संस्कृति का दौर शुरू हुआ जो कि भारतीय संस्कृति उसको क्या मानती है, एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव में मानती है कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति के जो पहनावा था वो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब ये कह सकते हैं हम लोग एक आदर्श के रूप में गिना जाता है, आज भी गिना जाता है। महिलाएं जैसे साड़ी पहनती तो उसको आदर्श के रूप में गिनते हैं, पुरुष अगर धोती कुर्ता या वो पहनते हैं तो वो एक आदर्श के रूप में। लेकिन आज जो कपड़े पहने जा रहे हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, लेकिन उसको भी अगर हम जेंटल की तरह देखें तो वो गलत नहीं है, लेकिन उस समय हम इसको नकारात्मक प्रभाव में ही इसको लिख सकते हैं, ये उसमें आता है। और पाश्चात्य संस्कृति कपड़ों में ही नहीं आए, कई सारा जो उपभोग की चीजें हैं, एक तरीके से भौतिकवादिता जो बड़ी है वो भौतिकवादिता पूरी की पूरी पाश्चात्य संस्कृति है। हम हर चीज को क्या है सुविधाजनक बनाने लगे, हर चीज मशीनीकरण का जो युग हुआ ये भी तो पाश्चात्य संस्कृति है। मेहनत करना हमने धीरे धीरे कम कर दी। हम लोग आज अगर हमको हमारे घर से 1 किलोमीटर भी जाना हो तो हम पैदल नहीं जाएंगे, लेकिन पहले तो जा सकते थे। तो ये सब का सब जो दौर शुरू हुआ है, ये सब का सब जो दौर हुआ है पाश्चात्य संस्कृति का क्या हुआ, एक तरीके से
शुरुआत हुई है जो कि एक नकारात्मक प्रभाव में आती है। और ये आप ये ना माने कि ये प्री के हमारे इसमें यूज नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव बनाकर यहाँ से दिए जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया, हालांकि मेंस में ये आता है। हम लोग जो इसमें ही एक और टॉपिक शामिल है, उस टॉपिक को जो पढ़ेंगे